हेलो गाइज, आप सबका हमारे प्लेटफॉर्म वीके एडू चेंज द वे ऑफ लर्निंग पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एसएससी के प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम जो आने वाले हैं इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सब लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दें और अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता लिपि कौन सी है। जिसमें पहला आता है खरोष्ठी, बी अज्ञात, सी ब्राह्मी, डी तमिल। तो जैसा कि पहला प्रश्न है तो इसमें सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा जा रहा है। तो सिंधु घाटी की लिपि अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंधु घाटी की लिपि जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता है कि सिंधु घाटी में कोई लिपि प्राप्त नहीं हो सकी थी। यहाँ पर जो लिपि का अभाव था दोस्तों, तो यहाँ पर लिपि के लिए कोई विशेष हम लोग इसके लिए लिपि जैसे खरोष्ठी है, ब्राह्मी है, तमिल, इनका संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है ही नहीं। तो इसका ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है, अज्ञात। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि के बारे में पूछा जाएगा तो इसका अज्ञात इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की समय सीमा के बारे में, तो इसकी समय सीमा अगर आपसे पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे कार्बन डेटिंग पद्धति के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से अगर बात की जाएगी 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता चली थी। सिंधु घाटी सभ्यता को एक अन्य नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों इसे नाम दिया गया क्योंकि हड़प्पा नामक स्थल की खोज सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हुई थी 1921 ईस्वी में। दोस्तों इसकी खोज का श्रेय जो है सर राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। तो हड़प्पा नामक स्थल जो है ये सबसे पहला स्थल है जो उसकी सिंधु घाटी सभ्यता में इसकी खोज हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्थल और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का दूसरा स्थल जिसकी खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1922 में की गई थी, इसके अगर पूछा जाएगा इस स्थल का नाम क्या है तो इसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है और खोजा गया दोस्तों दूसरा स्थल है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यहाँ से दोस्तों बहुत सारे पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे कि बृहत स्नानागार हो गया, कांसे की नर्तकी प्राप्त हुई, ठीक है। और अगर बात की जाएगी मोहनजोदड़ो की तो मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक बड़े नगर के रूप में जाना जाता है। तो इसी तरीके से हम हर एक प्रश्न के बारे में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। आप सभी दोस्त लास्ट तक बने रहेंगे। अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी दोस्त लाइक, शेयर और साथ ही साथ में सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र के विस्तार की। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र का विस्तार त्रिभुजाकार था। अगर बात की जाएगी इसका सबसे उत्तरी स्थल कौन था, तो मांडा इसका सबसे उत्तरी स्थल था। मांडा ये आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है, चेनाब नदी के पास में। अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल कौन सा है, तो दक्षिणी दा से होता दक्षिण और दा से होता है दायमाबाद। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल याद रखेंगे, दा से दक्षिण और दा से दायमाबाद। ये कहाँ पर पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है दोस्तों। किस नदी के किनारे पड़ता है, तो गोदावरी नदी के किनारे दायमाबाद पड़ता है। अगला अगर आपसे पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे आलमगीरपुर। दोस्तों ये नाम याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आलमगीरपुर। दोस्तों आलमगीरपुर की अगर बात करेंगे तो आलमगीरपुर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है। यह यूपी के दोस्तों मेरठ जिले में यह स्थल पाया गया है। अगर आपसे पूछा जाता है किस नदी के किनारे है, तो आलमगीरपुर जो है ये दोस्तों आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में दास्क नदी के किनारे यह स्थल पाया गया। अगला दोस्तों जो प्रमुख स्थल है ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। तो यह दोस्तों कहाँ से पाया गया, ये कौन सा है, सबसे पहले इसको जानेंगे। सुतका गेंडोर, नाम याद रखेंगे, सुतका गेंडोर सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। कहाँ पर पाया गया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। बलूचिस्तान पाकिस्तान में यह स्थल पाया गया है। और बलूचिस्तान पाकिस्तान में अगर आपसे पूछा जाता है यह किस नदी के किनारे पाया गया है, तो सिंधु घाटी सभ्यता का यह स्थल दोस्तों दास्क नदी के किनारे पाया गया है। तो इस तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के बारे में हर एक इम्पोर्टेंट के बारे में हम लोगों ने देखा है और इसी तरीके से आगे हम लोग इसके आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो सभी लोग लाइक और शेयर करेंगे। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। आप लोग अगले प्रश्न का आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे।
जैसा कि अगला प्रश्न है, बाजार का आत्यायिक स्वरूप कौन से हैं? तो ए है पूर्ण स्पर्धा अल्पाधिकार, बी है अल्पाधिकार एकाधिकार, सी है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार, डी है पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार स्पर्धा। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है बाजार का आत्यांतिक स्वरूप कौन से हैं। तो दोस्तों बाजार का आत्यांतिक स्वरूप दोस्तों मोनोपोली के अंतर्गत आता है। तो इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्ण स्पर्धा एकाधिकार। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। अगला प्रश्न क्या है इसको ध्यान से देखेंगे और कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। प्रैक्टिस सेट का तीसरा प्रश्न है, मनुष्य का एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन दोस्तों अरस्तु है, रूसो है, लास्की है या फिर प्लेटो है। तो इसमें से सही क्या होगा आपको बताना है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर बात की जाएगी इस कथन की तो इस कथन को एक महान दार्शनिक के द्वारा दिया गया है जिनका नाम आप लोग शायद जानते हैं, अरस्तु दोस्तों। अरस्तु दोस्तों दुनिया के सबसे प्रसिद्ध महान दार्शनिक थे। इन्होंने दोस्तों एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है दोस्तों पॉलिटिक्स। इनकी पुस्तक का नाम क्या है इसे ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स बुक में इन्होंने इस कथन को कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों बिना किसी देरी के। सही आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। अगला प्रश्न है, वे वस्तुएं जो उपयोग तथा अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए है अंत्य वस्तुएं, बी है गिफ्ट वस्तुएं, सी है निम्न स्तरीय वस्तुएं, डी है मध्यवर्ती वस्तुएं। तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न है आपका, इसका सही आंसर क्या है एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। अगर वाकई में दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है सेशन में पढ़ के, अगर वाकई में आपको सीख रहे हैं तो एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्रतिदिन इसी तरीके से हमारे साथ में जुड़ेंगे, अपने सभी एग्ज़ाम की बेस्ट तैयारी करेंगे क्योंकि वीके एडू चैनल पर आपको सबसे अच्छा कॉन्टेंट मिलने वाला है। हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं और करते रहेंगे और आपके एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर लाने के लिए दोस्तों वीके एडू हमेशा तत्पर रहा है और इन फ्यूचर में दोस्तों आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाने वाले हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो इसका सही आंसर फटाफट से सभी दोस्त बताएंगे। वे वस्तुएं जो उपयोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है अंत्य वस्तुएं। दोस्तों जो उपयोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं वे वस्तुएं क्या कहलाती हैं? अंत्य वस्तुएं कहलाती हैं। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। फटाफट से सभी दोस्त सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छापते रहेंगे। अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें निम्न में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है जल, बी है प्रकाश, सी है रेत, डी है मिट्टी। सही उत्तर कमेंट में जरूर लिखें। तो सही आंसर आप सभी दोस्त एक बार बताएंगे। जल संवर्धन पौधों के कर्षण की एक विधि है जिसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो जिनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? तो कर्षण दोस्तों, जल संवर्धन जो है पौधों के एक विधि है, कर्षण की एक विधि है। तो इसमें से किसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है? तो कर्षण में दोस्तों मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए ऑप्शन डी दोस्तों एकदम करेक्ट आंसर है। सभी दोस्त यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, एक बार सभी दोस्त बताएंगे। अगला प्रश्न है, वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त होती है? ए लेटेराइट, बी काली, सी जलोढ़, डी लाल। तो सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। जितने सारे दोस्त जुड़े हैं एक बार सभी दोस्त लाइक और शेयर जरूर करेंगे क्योंकि आज का सेशन दोस्तों आपके CHSL, CGL, MTS आने वाले सभी SSC के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लाइक और शेयर करते रहेंगे। तो वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निच्छालन की ओर प्रवृत्त है, ऐसे मिट्टी को दोस्तों क्या कहते हैं? लैटेराइट मृदा कहते हैं। लैटेराइट मृदा। काली मृदा दोस्तों इसे ब्लैक सॉइल के नाम से भी जाना जाता है और काली मृदा दोस्तों कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। जलोढ़ दोस्तों जो दोस्तों ऐसी मृदा होती है जो कि मृदा की ऊपरी परत को जब जल बहा के लेकर जाता है और एक उर्वरित भूमि आपको प्राप्त होती है। ये दोस्तों तराई क्षेत्रों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो ऐसी भूमि दोस्तों खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अगला दोस्तों अगर आपसे यहाँ पर निच्छालन के बारे में पूछा गया तो निच्छालन किसे कहते हैं? तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो भूमि के ऊपर जो दोस्तों पोषक तत्व होते हैं वो जब
बारिश होती है तो उसके साथ में दोस्तों जब पानी नीचे जाता है पाताल के अंदर या फिर ज़मीन के अंदर पानी पहुंचता है तो उसके साथ में भूमि के जो पोषक तत्व होते हैं वो भी दोस्तों छन कर या फिर दोस्तों रिश्ते हुए पृथ्वी के नीचे तल में चले जाते हैं और यह क्रिया दोस्तों क्या कहलाती है? निक्षालन कहलाती है। लीचिंग प्रोसेस भी इसे कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखेंगे और इसका सही आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न 7, जिसमें फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्न में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ए. वोल्टेयर, बी. मार्ट, सी. रॉबेस्पियर, डी. मोंटेस्क्यू। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, इसका सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है रॉबेस्पियर। रॉबेस्पियर दोस्तों इसका एकदम करेक्ट आंसर है, यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। सही आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है हुमायूं, सी है औरंगजेब, डी है अकबर। दोस्तों बहुत ही शानदार बार बार एसएससी के द्वारा पूछा जाने वाला प्रश्न है। एसएससी का दोस्तों एक वो रहता है कि एसएससी अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार पूछती है, तो ऐसे क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लिए आपके लिए प्रतिदिन लेकर आएंगे। तो सभी दोस्त हमारे साथ बने ज़रूर रहेंगे क्योंकि बहुत ही शानदार आपकी तैयारी होने वाली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो दोस्तों जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय दोस्तों कौन बादशाह था? अकबर था। दोस्तों अकबर की अगर बात की जाएगी तो यहाँ पर सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, अकबर अगर आपसे पूछा जाता है अकबर किसका उत्तराधिकारी था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अकबर अगर आपसे पूछा जाता है किसका उत्तराधिकारी था तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अकबर जो था ये हुमायूं का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? हुमायूं का उत्तराधिकारी था और हुमायूं का पुत्र था अकबर। इसी क्रम में दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है अकबर का जन्म कहाँ हुआ था, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे अकबर का जन्म राणा बीरसाल के महल में हुआ था। किसके महल में? राणा बीरसाल। राणा बीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। अगर बात की जाएगी इनका राज्याभिषेक कहाँ पर हुआ था, तो इनका राज्याभिषेक कलनौर में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका राज्याभिषेक कलनौर में दोस्तों इनका राज्याभिषेक हुआ था। अकबर की माता का नाम क्या है? कमेंट सेक्शन में छाप देंगे जितने सारे दोस्त जुड़े हुए हैं। अकबर दोस्तों एक बहुत ही ज़्यादा महान शासक था। इसके दरबार में दोस्तों नौरत्न रहते थे जिसमें दोस्तों बीरबल, अब्दुल रहीम खाना खान, अन्य बहुत सारे महत्वपूर्ण जो है कवि तथा प्रसिद्ध विद्वान जो है इनके दरबार में नवरत्न के रूप में शामिल थे। साथ ही साथ में जर्जिया कर को समाप्त करना, ठीक है, और साथ ही साथ में बहुत सारे जो है दास प्रथा को अंत करना, इस तरीके के महत्वपूर्ण कार्य दोस्तों अकबर के द्वारा किए गए हैं जिनके बारे में हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे एकदम डिटेल से। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से विषय हमारे संविधान के समीपवर्ती सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर बाजार, बी है जंगली जानवरों तथा पक्षियों का संरक्षण, सी है जंगल, डी है मजदूर संघ। जल्दी से इस प्रश्न के उत्तर को कमेंट में जरूर छापें। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है कि कौन से विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। तो यहाँ पर समवर्ती सूची की अगर बात की गई है तो यहाँ पर शेयर बाजार, ध्यान से देखेंगे, शेयर बाजार तथा भावी फ्यूचर दोस्तों ये हमारे संविधान के समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान होता है? ऑप्शन ए है 32 डिग्री, बी है 40 डिग्री, सी है -273 डिग्री, डी है -40 डिग्री। तो दोस्तों आपसे पूछा है सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान किस अंश पर एक समान रहता है, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे -40 डिग्री पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का तापमान जो है टेम्परेचर जो है बिल्कुल सेम रहता है। इसे सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। -40 डिग्री इसका एकदम करेक्ट आंसर है। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार सभी दोस्त इसका सही आंसर कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? ऑप्शन ए है फ्यूरिशियस,
50s, बी है स्क्रेचिंग फ्यूरियस। हम यू बोल दी तुम रहा तो बोले क्या एक अगला बाबा एक लास्ट। आगे प्रश्न देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? ए है फ्यूरियस 50s, बी है स्क्रिचिंग 60s, सी है हार्श लेटीट्यूड, डी है रोगिंग 40s। तो दोस्तों फटाफट से कमेंट सेक्शन में छाप देंगे उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं। तो सही आंसर क्या होगा एक बार कमेंट सेक्शन में छाप देंगे और एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लग रहा है दोस्तों आज का सेशन। तो दोस्तों उपोष्ण उच्च दाब के कटिबंधों को क्या पुकारते हैं? तो इसका एकदम करेक्ट आंसर दोस्तों हॉर्स लैटिट्यूड पुकारते हैं। अगला जो प्रश्न है उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है एक बार सभी दोस्त ढंग से देखेंगे और इसका सही आंसर जो है कमेंट सेक्शन में छाप देंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं, पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहीं नष्ट हो जाती हैं। ऑप्शन ए है यकृत, बी है आमाशय, सी है अस्थि, डी है प्लीहा। तो दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है, बायोलॉजी का प्रश्न है। बायोलॉजी से प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम में, बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछे जा रहे हैं। साइंस में दोस्तों अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो अगर बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे तो 3 पूछे जाते हैं और 3 ही लगभग पूछे जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रश्न दोस्तों बायोलॉजी से ही बन रहे हैं, तो बायोलॉजी को थोड़ा अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है जो पूछे जा रहे हैं उनको हम अपने प्रैक्टिस सेट में इंक्लूड कर रहे हैं, तो हमारे साथ में बने रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों प्रश्न है, पुरानी और नष्ट प्रायः लाल रक्त कणिकाएँ कहीं नष्ट हो जाती हैं। तो कहाँ पर नष्ट होती हैं? तो जो लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं WBC। क्या कहते हैं? WBC तो आपका होता है वाइट ब्लड कार्पल्स। लाल रक्त कणिकाओं को दोस्तों कहते हैं RBC। ठीक है, RBC दोस्तों, RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो ये तो आपको पता ही है। RBC का कब्रिस्तान दोस्तों किसे कहा जाता है? प्लीहा को कहा जाता है। स्प्लीन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, स्प्लीन के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो RBC का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? यहाँ पर इसको समझेंगे। इसे ही दोस्तों क्या कहा जाता है? RBC का कब्रिस्तान। RBC का कब्रिस्तान अगर आपसे पूछा जाता है तो प्लीहा को कहा जाता है। यहाँ पर लाल रक्त कणिकाएं जाकर नष्ट हो जाती हैं। RBC की अगर बात की जाएगी तो इसे रेड ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। और साथ ही साथ में इसका अगर बात की जाएगी आकृति की, तो यह अंडाकार और केंद्र की आकृति में होता है। RBC में दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है, इसका नाम क्या है? तो RBC का जो वर्णक होता है उसे दोस्तों क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन में दोस्तों के रूप में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और हीमोग्लोबिन में दोस्तों एक वर्णक पाया जाता है, किस नाम से? हीम नाम का एक रंजक पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और हीमोग्लोबिन यहाँ पर आ गया, तो हीमोग्लोबिन का अगर आपसे पूछा जाता है हीमोग्लोबिन क्या काम करता है, तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है, मेनली कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना इसका मुख्य कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन। सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। दोस्तों इसी क्रम में अगर आपसे पूछा जाता है RBC के बारे में हमने देख लिया है, तो साथ ही साथ में WBC को भी हम लोग समझेंगे, क्योंकि WBC भी हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। WBC की अगर बात करेंगे तो WBC को हिंदी में दोस्तों क्या कहते हैं? श्वेत रुधिर कणिका, ध्यान रखेंगे। श्वेत रुधिर कणिका किसे कहते हैं? WBC को सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, श्वेत रुधिर कणिका कहते हैं। यह भी दोस्तों केंद्रक युक्त होता है। कैसा होता है? केंद्रक युक्त होता है, सभी दोस्त ध्यान रखेंगे। और यह WBC जो होता है इसमें दोस्तों वर्णक नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए यह होता है वर्णक विहीन यह होता है दोस्तों, इसमें कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, इसलिए यह दोस्तों सफ़ेद रंग का होता है। और साथ ही साथ में यह प्रतिरक्षा का कार्य करता है। किसका करता है? प्रतिरक्षा का कार्य करता है। यह शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता दोस्तों WBC से ही आती है। इसीलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? पुलिसमैन ऑफ सेल। अगर आपसे पूछा जाता है पुलिसमैन ऑफ सेल किसे कहेंगे, तो सभी दोस्त ध्यान रखेंगे, पुलिसमैन ऑफ WBC को दोस्तों पुलिसमैन ऑफ सेल कहा जाता है।